नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। हरियाणा सरकार की नई औद्योगिक नीति के ड्राफ्ट में सरकार का फोकस इंडस्ट्री सेक्टर में 1 लाख करोड़ के निवेश और 5 लाख नौकरियां देने का टारगेट सेट है। इसके तहत हरियाणा को निवेश की दृष्टि से एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। वैसे भी ईज ऑफ डूइंग के मामले में बिजनेस सर्वे में उत्तर भारत में हरियाणा पहले स्थान पर है और देश में तीसरे स्थान पर। हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 के मसौदे के अनुसार हरियाणा को प्रतिस्पर्धा और पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने, इसके अलावा क्षेत्रीय विकास को प्राप्त करने और विविधीकरण को निर्यात करने और लचीला आर्थिक विकास के माध्यम से अपने लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी 22 जिलों में औद्योगिक इकाइयों को मजबूती प्रदान करना होगा और वहां पर निवेशकों के लिए उपयुक्त माहौल बनाना होगा ताकि निवेशक वहां पर निवेश कर सकें। इस पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस महीने के एंड तक इसे फाइनल कर लिया जाएगा। नई नीति में भूमि, श्रम और संस्थागत तंत्र में नियामक सुधारों का प्रस्ताव करने की भी इसमें उम्मीद है। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने संबोधित किया तो इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए प्रदेश की जनता को लेकर। इसमें नई औद्योगिक नीति को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत जो है प्रदेश में 1 लाख करोड़ का निवेश करने के साथ साथ इसके जरिए 5 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट जो है सरकार की तरफ से सेट किया गया है, जिसको लगभग अंतिम रूप अब दिया जा रहा है। और इस एंड तक जो है, इस साल के एंड तक कोशिश यही रहेगी सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हरियाणा में जब निवेशक पहुंचेंगे तो इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और रोजगार युवाओं को दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक सरकार की प्राथमिकता भी यही है कि जो प्रदेश के युवा हैं, बेरोजगारी दर जो बढ़ रही है लगातार 3.7 है अभी फिलहाल, 37 पॉइंट समथिंग कुछ है बेरोजगारी की दर फिलहाल प्रदेश में, जिसको कम करने की सरकार पूरी कोशिश यहाँ पर कर रही है। और अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वे के मुताबिक अगर हम देखें तो उत्तर भारत में हरियाणा जो है पहले स्थान पर है और देश में तीसरे स्थान पर है। और साथ ही अब जो है सरकार की कोशिश है कि निवेशकों को हरियाणा में लाया जाए ताकि हरियाणा में निवेश हो सके और इससे जो औद्योगिक इकाइयां हैं स्थापित हो और उनके जरिए युवाओं को रोजगार दिया जाए। 22 जिलों में यहाँ पर रोजगार देने की बात हो रही है। 5 लाख नौकरियां नई औद्योगिक नीति के तहत जो है प्रदेश के युवाओं को दी जाएगी। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री आर.के. आर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ अमरदीप जुड़ गए हैं। दोनों का ही मैं स्वागत करना चाहूंगी। आर.के. आर्या जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें 1 लाख करोड़ के निवेश की बात कही जा रही है, जिसके जरिए 5 लाख प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने का इसमें दावा वादा किया जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अब हरियाणा की स्थिति अर्थव्यवस्था के लिहाज से ऐसी है कि 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाए? और क्या निवेशकों के यहाँ पर कितने निवेशकों के आने की उम्मीद है? क्या उसके बाद ऐसी पॉसिबिलिटीज प्रदेश में बनती आप देख पा रहे हैं? देखिए, 1 लाख करोड़ जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट होता है जी। अभी अभी तक जो आपका जो हरियाणा का विकास हुआ है वो आप ज्यादातर पुराने डिस्ट्रिक्ट को जो है यमुनानगर मान लीजिए जी। और थोड़ा सा सोनीपत मान लीजिए और ज्यादातर गुड़गांव मान लीजिए। जी। अब इसमें क्या है कि अभी जो ऑटोमोबाइल और आईटी की कंपनीज हैं गुड़गांव में, जी। अभी उनकी हालत बहुत ही खराब है। जी। तो कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए? बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है हरियाणा के अंदर जो कि चल सकती है। जी। ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो एक्सपोर्ट बेस्ड अगर होती है, अगर वहां पे निवेश होता है तो वहां से इन्वेस्टर्स उनको अच्छा लगता है कि अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है। जी। अभी आत्मनिर्भर के अनुसार अब जो देसी सामान बनेगा उसकी डेफिनेटली कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। जी। तो हम हरियाणा को अलग से नहीं देख सकते, उसको इंटीग्रेट करके देख सकते हैं इंडिया के साथ। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है अभी 20% की ग्रोथ से निकलते निकलते
अभी नेगेटिव ग्रोथ पर आ चुका है ऑलरेडी, जी क्योंकि सडनली जो ब्रेक लगाई है इंपोर्ट के ऊपर, उसकी वजह से एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ता है। जी और दूसरा क्या है कि जब तक आप दूसरी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन बेकार है, जो कि प्रोडक्शन का मीनिंग तब है जब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट का मीनिंग तब है जब आप कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव आप कैसे हो सकते हैं? पहली बात तो एक हरियाणा के अंदर लैंड की बहुत कमी है। जी दूसरी है कि जो लेबर की क्वालिटी है वो अभी भी महाराष्ट्र और गुजरात की लेबर से 40% भी नहीं है, क्योंकि जी यहाँ पर वोकेशनलाइजेशन नहीं हुआ, और जितना भी है काफी जनरल एजुकेशन में काफी कुछ किया है, परंतु उसका कोई फायदा इंडस्ट्रीज को नहीं हो रहा। जी तीसरा क्या है कि यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स है वो जो इंडस्ट्रीज 4.0 आ रही है, जी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, बिग डाटा एनालिटिक्स है, उसका तो कहीं पे नाम नहीं है। तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है सेकंड जनरेशन की और थर्ड जनरेशन की, पहले से ही आप देखेंगे कि फरीदाबाद हो या यमुनानगर हो या इवन पानीपत हो, पानीपत में भी आप देखेंगे कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की हालत काफी खराब बीच में रही है, जी क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट के साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो आपको प्रोडक्ट का पता ही नहीं चलेगा, आप कैसे उसको बनाएंगे। तो इसीलिए अगर 1 लाख करोड़ की निवेश होने जा रहा है जी तो मुझे लगता है कि प्लानिंग में बताएं कि कौन सी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट बेस्ड होगी। जी ये यही और प्लानिंग पर और हम जी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्ट्रेट अवे यूं नहीं हो सकती जी है, क्योंकि जब तक जो लेबर है उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी और विमेन का पार्टिसिपेशन रेट नहीं होगा लेबर फोर्स के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है इतनी आसानी से हो जाएगी। उसमें कई फैक्टर प्ले करते हैं, परंतु कई बार हमें क्या लगता है कि हम अनाउंसमेंट कर देंगे जी और उसके बाद जो चीजें हैं जुटाएंगे, वो जुटेगी नहीं। इसीलिए लेबर लॉस और लेबर की ट्रेनिंग, जी ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तीसरा ये है कि लैंड एक्विजिशन, लैंड क्या आसानी से तो मिल रही आपके है। मुताबिक ये अभी पॉसिबल नहीं है अगर हम इसको पूरी तरीके से समझें। अमरदीप जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। नमस्कार जी यहाँ पर 1 लाख करोड़ के निवेश की बात, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? प्रीति, बीजेपी सरकार हमेशा झूठ बोलती आई है और अब भी वही झूठा प्रचार कर रही है। जैसे मोदी जी के 20 लाख 15 लाख हर व्यक्ति के अकाउंट में आने थे, वैसे ही ये लोगों को नौकरियां देंगे। ये नौकरियां दे नहीं सकते हैं, ये नौकरियां छीन जरूर सकते हैं। इन्होंने हमारे हरियाणा प्रदेश में पीटीएच जो शिक्षक थे उनकी नौकरियां छीनी है। इन्होंने मेडिकल स्टाफ में छटनी की है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो कि बीजेपी ने हरियाणा के हक के लिए किया हो, बीजेपी ने हरियाणा के युवाओं के लिए कुछ किया हो। आज अब सभी को पता है, हमारी जनता को भी पता है कि हरियाणा एक नंबर 1 प्रदेश होता था, बेरोजगारी दर बहुत कम थी। हरियाणा के युवाओं खेल हो, बिजनेस हो, शिक्षा हो, सब में पहले स्थान पर थे। ठीक है लेकिन अमरदीप आज जी, हरियाणा का हाल ये है आप कि सरकार को हरियाणा हर चीज में विफल बता रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता वंदना पोपली जी जुड़ गई हैं। वंदना जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार प्रीति जी। जी वंदना जी, 1 लाख करोड़ के निवेश का दावा किया जा रहा है और इस साल तक, और साथ ही साथ 5 लाख युवाओं को रोजगारी देने की बात हो रही है। लेकिन अगर हम आर्थिक तौर पर मैं चीजों को समझूं तो हमारे साथ जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये बताया है कि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जिनको हम देखें तो उनके तहत नहीं ऐसा होता देख पा रहे हैं। कि हम ये प्लानिंग समझना चाहेंगे सरकार की आपसे कि कैसे निवेश होगा, किस तरीके से रोजगार दिया जाएगा। देखिए प्रीति जी, जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोदी जी ने बहुत क्लियरली कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने का जो ये मौका है हमें मिला है। वैश्विक बीमारी से हम जूझ रहे हैं, लेकिन इस आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। आप ये देखेंगे किस तरह से एक स्विच हो रहा है कि पहले जो जितने भी बिजनेस यूनिट्स है वो कहीं ना कहीं चाइना में लगती थी, वो भारत की तरफ मुड़ रही है।
जी। अगर मैं बात करूं, जैसे अभी मैं सुन पा रही थी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो नौकरियों पर बता रहे थे कि नौकरियां देने का काम नहीं किया, तो आपको बताना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां जो है वो मनोहर लाल खट्टर की भाजपा सरकार ने दी है। इतनी तो ना तो हुड्डा जी दे पाए, ना उससे पहले की सरकारें दे पाई। और आगे भी जो है निवेश होने जा रहा है, क्योंकि जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं हरियाणा की तरफ मुड़ रही है। आपको मालूम होगा ईज ऑफ डूइंग में हम नंबर 1 पे है पूरे भारत में, जी। और अगर भारत में कोई भी कंपनी आएगी तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सबसे ज्यादा उसका लाभ मिलेगा। 1 लाख करोड़ का हरियाणा में निवेश की बात की जा रही है। 5 लाख नौकरियों की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं ये मानती हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी लगातार अग्रसर है कि कैसे भी करके नई औद्योगिक नीति के ड्राफ्ट में हमने ये कहा है कि 1 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। तो निवेश अगर आएगा तो नौकरी अपने आप सृजित होंगी। लेकिन जो मेरे साथ इकोनॉमिक्स से वंदना जी जो अर्थशास्त्री मेरे साथ जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास लेबर की कमी है, वो कैसे पूरी होगी, ये एक बड़ी चीजें हैं इनमें जिनको कंप्लीट किया जाना चाहिए, जो बाधाएं हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो स्वदेशी चीजें बनेंगी वो काफी उनके रेट काफी होंगे, महंगी होंगी, तो लोग उसे खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे। तमाम जो बाधाएं हैं इनको किस तरीके से दूर किया जाएगा, क्या प्लान सरकार का रहेगा? औद्योगिक नीति जो नई, जिसका ड्राफ्ट, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या प्लान सरकार का होने वाला है? देखिए, मेरे को जो आपने यहाँ पर 2 चीजें बोली आपने, क्योंकि मैं पहले सुन नहीं पाई, आपने 2 बातें बताई। आपने कहा कि अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि लेबर की कमी होगी, और दूसरा आप कह रहे हैं कि जो रेट की बात कर रहे हैं कि रेट बढ़ जाएंगे, लोग कैसे खरीदेंगे, आत्मनिर्भरता की आप बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, कहीं पर भी अगर बिजनेस हब बनता है, जी। आप बेंगलोर को ले लीजिए, हब है वो, और कहीं पर भी बिजनेस हब बनता है तो लेबर अपने आप वहाँ पर अपने आप चली जाती है। यूनिट लगाने की तो देर है, जहाँ पर आपने यूनिट लगाई लेबर अपने आप वहाँ पर पहुंचेगी। अब आपको मैं बताऊं, कोरोना टाइम में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने यूपी में, बिहार में लेबर वापस जाना चाहती थी, तो जब हम उनको भेजना शुरू किया तो इमीडिएटली आपने देखा होगा मनोहर लाल जी का अगर आपने भाषण सुना हो, हमारे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट है कि वो वापस आना चाहते हैं। उनको लगता है हरियाणा में माहौल बहुत अच्छा है, हमें लेबर अच्छी मिलती है, हमें काम अच्छे से मिलता है, हमारे साथ कई बार हैरासमेंट नहीं होती है। तो अगर यूनिट कहीं पर लगेंगी, यहाँ पर निवेश की बात करें, 1 लाख करोड़ का निवेश की बात कर रहे हैं, जहाँ पर निवेश होगी, बिजनेस यूनिट लगेंगी, लेबर ऑटोमेटिकली आएगा। और जहाँ पर आप रेट ज्यादा करने की बात करें तो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, रेट ज्यादा कैसे हो सकते हैं वो मुझे समझ नहीं आएगा। वाला मुद्दा मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे कह सकते हैं कि चीजों के प्राइस बढ़ आर के जाएंगे। आर्या जी, मैं चाहूंगी कि एक बार जो फैक्टर्स आप बता रहे थे वंदना जी को एक बार फिर से बताएं, ताकि वो और चीजों को बेहतर क्लियर तरीके से समझ पाए। जी। हाँ जी, देखिएगा, ऐसा है कि जो ये बात हो रही है कि लेबर चली गई वापस उत्तर प्रदेश और बिहार में, वो अनस्किल्ड लेबर है जो कि फैक्ट्रियों के बाहर काम करती है। फैक्ट्रियों के अंदर जो काम करते हैं वो स्किल्ड लेबर होती है। और जो स्किल्ड लेबर की इलास्टिसिटी है, डिपेंड करती है आपके वोकेशनल एजुकेशन किस तरह की है। नंबर 1, एक यूनिवर्सिटी बनाई है, जरा उसमें देख लीजिए पलवल के अंदर, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी स्किल की, कि उसमें किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है और किस तरह की वर्कशॉप है, जरा अंदर आके देख लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि जो लैंड एज ए सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पर फार्मर्स का तो अनरेस्ट बना हुआ है, फार्मर्स की तो पूर्ति नहीं हो रही, सुएज कैनाल से वाटर की बात पूरी नहीं हो रही, पानी पीने का नहीं है, पानी गंदा है। तीसरी बात, अभी 200 विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई करने की बात, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है। जी। लगभग 5,500 करोड़ के घाटे हैं, 30-32% के ट्रांसमिशन लॉसेज है। पॉलिटिकल जो क्लाइमेट है इतना हॉट हो चुका है, यहाँ पर लोग बिजली के बिल नहीं देते हैं, मीटर उखाड़ के फेंक देते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा पुअर है। तो ऐसे पुअर एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखा होगा कि 7-8 साल पहले गुड़गांव में एक मैनेजर और वर्कर्स का झगड़ा ही हो गया, जिसके अंदर वो मैनेजर का मर्डर ही हो गया था। तो यहाँ पर जो हरियाणा के अंदर जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी की पूरी 9,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट होती है पीक सीजन में, हर साल में 8-10% बढ़ती है। टोटल जो है पावर सप्लाई 5,000 मेगावाट की है। और आपको पता हो कि 3 साल पहले
ये जो प्लांट थे वो शट डाउन कर दिए थे क्योंकि बिजली के बिल रिकवर नहीं हो सकते थे। तो जब तक सिस्टम के अंदर पॉलिटिकलाइजेशन होगा, जब तक सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है कि कितने टैक्सेस लग रहे हैं। तो निवेश रेजिडेंशियल हाउसेस के ऊपर आप देखिएगा कि गुड़गांव के अंदर आर्य जी, अब वंदना जी से जवाब ले लेते हैं, वो बेहतर तरीके से अब समझ चुकी है चीजों को, उनसे अब जान लेते हैं कि अब सरकार कैसे प्लान को एग्जीक्यूट करेगी। वंदना जी, मेरे पास समय की कमी, मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए। जी आऊंगी अमरदीप जी, आऊंगी आपके पास अमरदीप जी। यहाँ पर इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है और इस तरह से बात कर रहे थे कि जैसे यहाँ पर कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं रही है। पहले जिस तरह से उन्होंने बोला कि लैंड एक फैक्टर प्रोडक्शन है, मैं मानती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर प्रोडक्शन वो है, फिर उसके बाद आप कैपिटल पर आते हो, फिर आप ह्यूमन कैपिटल पर आते हो। मैं इस चीज को समझती हूँ, लेकिन लैंड देने के लिए कभी भी हमारे फार्मर से कभी मना नहीं किया और जितने भी प्रोजेक्ट हम चाहते हैं वो हमेशा बने, जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पर लैंड अवेलेबल होगी। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, माफ कीजिएगा, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों वर्कर्स की जरूरत होती है फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में। तो स्किल्ड वर्कर्स की भी यहाँ पर आवश्यकता पूरी होगी, अनस्किल्ड की भी पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात, जब हमने एक बिल पास कर दिया कि 75% जो लेबर है वो इंडिया से उठकर हरियाणा से उठकर आएगी, तो यहाँ पर लेबर की कमी की तो कोई बात ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हम नौकरी देने को तैयार है, हम यहाँ पर फैक्ट्री बनाने को तैयार है, यहाँ पर निवेश आने के जा रहा है। आप विश्वास करने को तैयार नहीं है। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे थे, प्लांट शटडाउन की बात कर रहे थे। आपको बताना चाहूंगी, जो प्लांट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे उससे सस्ती बिजली अगर हमें मिल रही है तो हम वो लेंगे या उस प्लांट को कंटिन्यू रखेंगे, वो भी देखने की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, पूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन की बात आप कर रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर पहले से बहुत बेहतर हुआ है। वंदना जी, मैं आपको बताना चाहूंगी जी। तो अमरदीप जी, जब आप ईज ऑफ डूइंग में नंबर 1 आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सारी स्थितियां बेहतर है, तभी तो ईज ऑफ वंदना जी नंबर 1 आ रही है। ठीक है वंदना जी। अमरदीप जी जल्दी से, समय की कमी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। प्रीति जी, वंदना जी ने भी अभी कहा और इनके पार्टी का नारा भी है कि हम स्वदेशी जो माल है हमारे देश में सब कुछ बनेगा। मैं आपको हरियाणा का एक बताना चाहता हूँ, पिंजौर में HMT की ब्रांच थी जो कि बहुत बड़ी ब्रांच है, उसमें 2000 से 3000 कर्मचारी काम करते थे, जिसको इन्होंने बंद कर दिया है। और उसके लिए हमारे प्रदेश की जो अध्यक्षा है कुमारी शैलजा जी ने 1000 करोड़ रुपए दिलवाए थे और उसका कर्जा बिल्कुल माफ मुक्त हो गई थी और उसके पास 500 करोड़ रुपए फिर भी बच गए थे उस HMT को चलाने के लिए। इन्होंने फिर भी उस HMT को बेचा। वो HMT सारे विश्व में जो प्रसिद्ध है उसको इन्होंने बंद कर दिया है। ये उसके इंजन किस सोनालिका ट्रैक्टर में HMT का इंजन आता है। और ठीक है, बस सुन लीजिए, कंप्लीट होने दीजिए मेरी बात। मैंने आपकी बात सुनी है पूरी। वंदना जी, मेरे पास समय की कमी, बस हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा प्लान को, वो हम नहीं यहाँ पर उसका जवाब से। जी, कहीं कुछ जाके नहीं बेचता, सब कुछ देश के अंदर है, देश से बाहर कुछ नहीं है। आप किस तरह चाइना में जाके देश को नहीं बेच आए हैं। ठीक है हमारी कंपनियां घाटे में है तो आप ठीक है वंदना जी, अमरदीप जी, अगर हमारी कंपनियां घाटे में है तो उसे कोई रहा है कोई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि सरकार आखिर इसको कैसे एग्जीक्यूट करेगी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने